हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 अगस्त है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कोटेशन से। और आज का कोटेशन है, नॉलेज इज इन एवरी कंट्री द श्योरेस्ट बेसिस ऑफ पब्लिक हैप्पीनेस। यहाँ पर हिंदी में ये ज्ञान लिखा हुआ है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। ज्ञान हर देश में सार्वजनिक सुख का आधार है। यानी कि नॉलेज अगर कंट्री में होता है तो वहाँ पे हैप्पीनेस का लेवल जो है वो भी काफ़ी ऊपर होता है। इस कोटेशन का ये मतलब है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी समझ के अनुसार। तो डिस्कशन में आज हम लोग 3 आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। कोटेशन आपको मिल चुका है और इसके अलावा जो आर्टिकल होगा उसमें हम मनरेगा से जुड़े हुए टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि मनरेगा का जो लाभ है वो कितने लोग उठा रहे हैं और सरकार को किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ में न्यू इक्वालिटी में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि वहाँ पर पिछले 1 साल में कौन कौन से बदलाव आए हैं। और तीसरा आर्टिकल होगा लॉन्ग अवेटेड रेजोल्यूशन। यहाँ पर भी हम लोग जम्मू एंड कश्मीर और अयोध्या का जो कल का इवेंट है उसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको अंत तक देखेंगे वीडियो को। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। जो नए लोग हैं वो बता दें कि आप टेलीग्राम पर आईएएस दरबार का आंसर रिव्यू अपना ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप पर आपको पीडीएफ के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं लोग आंसर वगैरह लिख करके उस पर अपलोड करते हैं, तो आपका भी वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी चेक करेंगे डिस्कशन में अंत में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं आज के डिस्कशन में। और पहला आर्टिकल होगा विद मनरेगाज हेल्प, दूसरा होगा न्यू इक्वालिटी इंड्योरिंग चेंजेस, और तीसरा होगा लॉन्ग अवेटेड रेजोल्यूशन। आंसर राइटिंग में आज 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि कल आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया था। बट अभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर एक्टिव हैं वो प्लीज़ आंसर राइटिंग अपना शुरू कर दीजिए। जब तक आपको ये बेनिफिट मिल रहा है आप इसका प्लीज़ लाभ उठाएं। तो मनरेगा पर आपको पहला सवाल दिया गया है और दूसरा सवाल आपको जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को बदला गया और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, या वहाँ पर डेवलपमेंट की कैसे पॉसिबिलिटीज़ इसने क्रिएट कर दी, इस हिसाब से आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 से। आई होप आप इसके बारे में आप सुन चुके होंगे पहले। अगर नहीं सुन चुके हैं तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल के दौरान ही बैकग्राउंडर में। फिर आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट में जा करके। फिर दूसरा सवाल आपसे इकोनॉमी पर है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल होता है। जीएनपी क्या है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन ढूंढना है कि इसमें से कोई ऑप्शन है भी या फिर डी इसका आंसर होगा। तो क्या सही आंसर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तीसरा सवाल है कैपिटलिज्म पर। तो ऐसे कई बार जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो भी पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कैपिटलिज्म को बताता है, इसको आपको बताना है कमेंट में, और आप चाहें तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको हर तरीके के कोर्स अवेलेबल हैं यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाने के लिए। आप लोग 8750069419 पर कॉल कर सकते हैं, या आपके कोई जानकार जो तैयारी करना चाहते हों, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, साथ में गाइडेंस प्रोग्राम भी चाहते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर एक फीचर के थ्रू आपको क्लासेस वगैरह दी जा रही हैं। आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए पहला आर्टिकल शुरू करते हैं विद मनरेगाज हेल्प। इस आर्टिकल को हम सबसे पहले सिलेबस में कहाँ पर रखेंगे तो वेलफेयर स्कीम वाले सेक्शन में आ जाएगा कि वनरेबल सेक्शन के लिए जो स्कीम सरकार लेकर के आती है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, और वहाँ पर आप सिलेबस में इसको एसोसिएट कर दें। जिनको भी सिलेबस याद नहीं है वो प्लीज़ सिलेबस को याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि रिजल्ट पब्लिश हुआ है, आप में एक अलग सा जोश होगा, जुनून होगा, बाकी लोगों के रिजल्ट को देख करके आपको भी लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए रिजल्ट इस बार का अटेम्प्ट। तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी होगी, सही दिशा में चलना भी होगा। और जितने भी लोगों को सिलेबस में कन्फ्यूजन है वो प्लीज़ उसको याद करना शुरू कीजिए। कई बार क्वेश्चंस के पैटर्न समझने में हमें परेशानी होती है, और अगर हम सिलेबस को ठीक तरीके से जानेंगे तो वो सारी दिक्कतें हमारी दूर हो जाती हैं। तो आइए आर्टिकल में देखते हैं क्या कहा गया। जैसे आपको मालूम है कि मनरेगा काफ़ी जॉब क्रिएट करता है भारत में, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये डाटा एंड फिगर्स भी दिए गए हैं कि इसने कितना क्रिएट किया। अप्रैल से जुलाई, यानी जब लॉकडाउन का पीरियड भारत में चल रहा था, तब मनरेगा ने 153.16 करोड़ पर्सन्स को डेली बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। Not only in this way, higher than the 107.24% days for the corresponding 4 months of the last fiscal
एंड तो अगर यहाँ पे हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ संख्या इसमें बढ़ी है काफ़ी, जिसको कि जॉब मिला है, बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द 267.96 crore and 265.35 crore persons day generated in the whole 2018-19 to 19-20। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, देखिए जो अप्रैल से जुलाई बस ये 4 महीने में जो जॉब क्रिएट किया है मनरेगा में ये 153.16 करोड़ है। लेकिन अगर हम 18-19 और 19-20 का पूरा साल का रेशियो देखते हैं तो वो इसका डबल था, नो डाउट, लेकिन वो पूरे साल का था। तो जाहिर तौर पर इस 3 से 4 महीने में मनरेगा ने अच्छा खासा जॉब क्रिएट करने की कोशिश की है विद द फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देन ऑन द इन्फोर्सिंग द लॉकडाउन। 11 crore persons day employment was less than half of that during same month last year। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझनी है कि अगर हम लास्ट ईयर के इन्हीं मंथ से कंपैरिजन करें तो काफ़ी उस हिसाब से कम रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। अगर हम इन 4 महीने का कंपैरिजन करते हैं पिछले साल के इन्हीं 4 महीने से तो नाउ अब मनरेगा को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनरेगा जो स्कीम है वो रूरल एरिया में रह रहे अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं उनके लिए लाया गया है, ताकि जो एग्रीकल्चर को छोड़ करके समय बचता है। अगर 6 महीना कोई जो फार्मर हैं वो 6 महीने तक बिजी रहते हैं एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में, उसके बाद जो 6 मंथ रहता है वो फ्री रहते हैं, तो उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाए और उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उसके लिए मनरेगा को लॉन्च किया गया था। तो ये किसके लिए है? अनस्किल्ड रूरल मैनुअल वर्कर्स के लिए होता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जारी करते हैं। 100 दिन की गारंटी वाला प्रोग्राम है मनरेगा, ये इसका बेसिक फैक्ट है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि लॉकडाउन की वजह से इस मनरेगा में जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका कारण क्या हुआ कि सारी चीज़ें बंद हो गई और जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने राज्यों की तरफ वापस जाने लगे। तो अपने राज्य में वापस जा रहे हैं तो उनको जाहिर तौर पर वहाँ भी अपने जीवन यापन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी, और इसके लिए मनरेगा में जो स्किल्ड वर्कर है उन्होंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जो स्किल्ड वर्कर या माइग्रेंट लेबर आप कह सकते हैं, उनमें से जो ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, जो शहरों में काम करते हैं, अब वो लोग जब रिटर्न होकर के आ रहे हैं तो उन्होंने भी मनरेगा में अप्लाई करना शुरू कर दिया है। एंड ऑब्वियसली टेम्पररी बेसिस पर ये काफ़ी अच्छा रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अब सरकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार को नॉर्मल सिचुएशन को अब क्रिएट करने की ज़रूरत है। और मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग द स्टेपिंग एंड एलोकेशन बोथ ऑफ द मनरेगा एंड पीडीएस ग्रेन्स। तो एक तरफ तो मनरेगा और दूसरी तरफ पीडीएस सिस्टम के थ्रू भी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पैसे के एलोकेशंस को लगातार बढ़ाया जाए, और यही सेम स्टेप अभी भी गवर्नमेंट ने लेने की कोशिश की और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब समय आ गया है जब बाकी लोगों को नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भी जाना होगा, और इससे जो एग्रीकल्चर में लिप्त या जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके जॉब नहीं जाएंगे। बिकॉज इस पर हमने कई सारे आर्टिकल को पहले देखा हुआ है, जहाँ पर हमने एक बार ये भी डिस्कस किया था कि माइग्रेंट वर्कर के लौटने की वजह से जो वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, और दूसरी तरफ जो ऑब्वियसली अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है, और इस तरीके से कंपटीशन ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। अगला आर्टिकल है न्यू इक्वालिटी इंड्योरिंग चेंजेस। सिलेबस में पेपर 2 में रखेंगे पॉलिटी में, स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग वाले सेक्शन में। तो आपको मालूम है 1 साल हो चुके हैं, कल हमने इस आर्टिकल को डिस्कस भी किया था। 5 अगस्त के दिन 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था जम्मू एंड कश्मीर का, और 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। तो आइए एक यहाँ पे आर्टिकल एक एक्ट देखते हैं, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इसमें क्या है? Whistleblowing is defined as the act of disclosing information by an employee or an concerned stakeholder about an illegal or unethical conduct within the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पर करप्शन हो रहा है या कोई भी अनएथिकल मीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी व्यक्ति के द्वारा, एम्प्लॉय या स्टेक होल्डर के द्वारा जब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है।
और इसमें प्रोटेक्शन की बात कही गई है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए काम होना चाहिए, और इसमें बहुत सारे लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2001 में रिकमेंडेशन दिया है कि अगर हमें एलिमिनेट करना है, करप्शन को खत्म करना है, तो विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि विसल ब्लोअर तभी आगे आएंगे जब उनका प्रोटेक्शन पूरी तरीके से होगा और उन पर कोई नुकसान नहीं होगा। यानी जाहिर तौर पर आपको विसल ब्लोअर को पहले प्रोटेक्ट भी करना होगा और आपको उनको इंसेंटिवाइज भी करना होगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति चाहे कितना भी ईमानदार हो, लेकिन अगर उसको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक करने की, भले ही वो गलत इन्फॉर्मेशन, वो गलत एक्टिविटी का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसको बताया जाता है तो उस व्यक्ति के जान पर खतरा है, या फिर आगे चल करके उनके साथ ऐसे कार्रवाई हो सकती है जिसपे कि वो अपना लाइवलीहुड भी खो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वो डिसइंसेंटिवाइज रहेंगे तो वो विसल ब्लोइंग नहीं करेंगे, और इस तरीके से कई सारे अथॉरिटीज़ ने, लॉ कमीशन ने, सेकेंड ARC रिपोर्ट ने, हर किसी ने उनके प्रोटेक्शन के लिए बात कही है। और 2014 का जो एक्ट है वो कई सारे प्रावधानों को लेकर के आया है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। आइए आर्टिकल पर चलते हैं। 5 अगस्त 2019, जब अभी 2020 में पहली एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 1 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब ये जो बदलाव लाया गया है, ये किस चीज की शुरुआत है? कहा जा रहा है कि इससे पहले वहां पर एक अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी या अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड थी। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं राइटर? राइटर के बारे में बता दें कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, प्रसार भारती के हेड हैं, तो इनका जो व्यू पॉइंट है इनका अपना है, ऐसा आप नहीं कह सकते किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने लिखा है। तो आप कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा लिखा गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो 12 मंथ्स पहले जो बदलाव हुआ वो एक्चुअली में सही मायने में बहुत बड़ा बदलाव था। कैसे बहुत बड़ा बदलाव था? क्योंकि इट विल लीड टू चेंज, इट विल लीड टू डू द डेवलपमेंट्स ओवर द एरिया। तो वहाँ पर उस एरिया में डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उन कानूनों को वहाँ से हटाया जाए, और वहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए, ताकि लोगों को जॉब मिल पाए, और बहुत वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके राइट्स उनको दिलवाए जाएं, वहाँ से जो लोग बाहर जा कर के रह रहे हैं उनके अधिकारों को दिलवाया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि 890 सेंट्रल लॉज थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे, और ये थैंक्स टू द चेंज, इस चेंज की वजह से अब जो जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो सब जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग इनका कहना है कि ऐसे ऐसे कानून जो बहुत ज़रूरी थे वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए, जैसे कि SC/ST एक्ट जो है 1954 का, फिर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993, इसके अलावा बहुत सारे एक्ट और भी हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। ये सारी चीज़ें वहाँ पर लागू नहीं होती थी। हाँ, इसका एक अलग पहलू ये है कि वहाँ जम्मू कश्मीर के अपने कानून इन टॉपिक्स पर थे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स और मेजर्स को फॉलो किया जाता था विदाउट ये चीज़ सोचे हुए कि ये इतने क्रूशियल लॉज हैं जो कि दलित और डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को हेल्प करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, फिर आखिर क्यों ऐसे कानूनों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया कभी भी? तो एक बहुत बड़ा सवाल है ये। वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा म्यूनसिपल वर्कर्स में सफाई कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, SC/ST कम्युनिटी के हैं, बाहर से लोग आकर के काम करते हैं, बट उनके राइट्स का किसी को कोई ख्याल नहीं था। दूसरी तरफ दे वर डिनाइड सिटीजनशिप, जो लोग वहाँ इतने सालों से सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे, ना तो उनके पास सिटीजनशिप का आधार था, ना ही उनके पास एजुकेशन जॉब के लिए कोई और एक्सेस था, और इस तरीके से उनके राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे। और इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्यों कैरी किया गया अब तक, जबकि भारत पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक नेशन है, और उसमें इतना अनडेमोक्रेटिक जो रूल्स है उसको कैसे फॉलो किया गया? क्या जो गवर्नमेंट्स हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, वो इन सारी चीज़ों का जवाब दे पाएंगी? अब नए डेवलपमेंट्स की बात करते हैं कि अब क्या क्या बदल गया वहाँ पर। तो कहते हैं पिछले 12 महीने में बहुत कुछ बदल गया। पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे जो कि वहाँ से बाहर चले गए थे, अब वो उनको फिर से बसाया जाएगा कश्मीर की वैली में,
और उनको रिहैबिलिएट किया जाएगा जो 30 साल पहले वहां से बाहर जा चुके थे बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट्स, क्योंकि मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनको काफ़ी खतरा पैदा हो गया था कश्मीर में, इस वजह से उनको अपने ही घर को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था। तो एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो ये है। दूसरी चीज़ कि एथनिक क्लिनजिंग ऑफ नियरली 4 लाख कश्मीरी बिलोंगिंग टू हिंदू माइनॉरिटी remained a blot of India's secular credential. 4,000 of them have got the job in the Union Territory and listed for the employment. तो अब कई सारे लोग जिनका कि कहीं कोई अता पता नहीं था और उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, आज उनमें से 4,000 लोगों को करीब जॉब मिल चुकी हैं यूटी में और कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में लिस्टेड हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छे कदम हैं जो पिछले 12 महीने में उठाए गए। साथ ही जो 20,000 के करीब रिफ्यूजी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनके पास भी कोई ऐसा अधिकार नहीं था, उनके पास डोमिसाइल राइट्स नहीं थे और फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई सुविधाएं नहीं थी, तो उसको सरकार ने फिर डोमिसाइल राइट्स भी दिए और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया 5.50 लाख रुपीस का पर फैमिली, यानी कि फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से वहां पर डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और पिछले 1 साल में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसको कि आपको आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा है। सिंपली द रूल्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड फॉर इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो लगातार कोई ना कोई बदलाव वहां पर होते जा रहे हैं, वैकेंसीज आ रही हैं अब लोकल गवर्नमेंट्स में और इस नए वैकेंसीज में जो नए लोग हैं उनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट की सुविधा मिलेगी और इससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी के जो लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार आएगा। उसके बाद कहते हैं कि कुछ अदर एक्ट जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इस पर हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया है। आरटीआई एक्ट जम्मू कश्मीर का अपना अलग एक्ट था जो वहां पर इम्प्लीमेंट होता था, लेकिन अब जो है वहां पर आरटीआई 2005 वाला एक्ट लागू हो जाएगा। डायरेक्ट सुपरविजन रहेगा सीवीसी का जम्मू कश्मीर में, ताकि जो करप्शन वगैरह के केसेस हैं उसको डील किया जा सके और 18th बेंच भी सीएटी का बैठाया जा रहा है फॉर द यूटी, जेएंडके एंड लद्दाख दोनों के लिए। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इससे वहां के लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई। इट सीम्स इनएविटेबल बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन सफर्ड बाय द रीजन। लद्दाख के रीजन में भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो काफी डिस्क्रिमिनेट करते थे उस रीजन में, इसलिए वो अलग यूटी बन करके काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। दीज आर द डेवलपमेंट्स। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लगाए जाएंगे दोनों यूटीज़ में और डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाया जाएगा। कंक्लूजन का कहना है द फंडामेंटल चेंजेस ब्रॉट अबाउट द 2 यूटीज दे रिमाइंड अस ऑफ द मॉन्स्टरस फेलियर ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप विच लैक्ड द करेज एंड कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है प्रीवियस गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा जो बदलाव है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ही पॉसिबल हो पाया और इसके लिए वहाँ पर पूरी तरीके से लिबरल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को इंश्योर करना ज़रूरी है जेएंडके में और ये अब समय आ चुका है जब इसको सेलिब्रेट किया जाए। अगला आर्टिकल देखते हैं, अ लॉन्ग अवेटेड रेजोल्यूशन। आर्टिकल को ध्यान से सुनेंगे लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा वन साइडेड लिखा गया है इस आर्टिकल को, तो खैर देख लेते हैं क्या कुछ खास है इसमें। यहाँ पर बात हो रही है, इसको आप जीएस पेपर 2 में ही रखेंगे सेम सिलेबस में। इंट्रोडक्शन में वही 2 इवेंट है क्योंकि कल 2 चीज़ें हुई। एक तो जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसको 1 साल पूरे हो गए और दूसरा अयोध्या जो राम मंदिर बनने की शुरुआत कल हो गई, आप यूँ कहें, क्योंकि भूमि पूजन शुरू हो चुका था कल। तो अब ये 2 बड़े बड़े इवेंट हुए जिस पर यह आर्टिकल लिखा गया है। अब इनका कहना है कि 35 साल पुराना लॉन्ग डिस्प्यूटेड ये जो इवेंट था उसको सरकार ने यहाँ पर कर दिखाया, क्योंकि किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी और इस पूरे इवेंट तक पहुंचने में 35 साल का समय लगा। अब ये कहते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन इसमें आए, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया। तो इनका कहना है कि जो राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हुआ ये विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शुरू किया गया था और उसके बाद और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज में आई थी। खैर यहाँ पर यह भी कहा गया है इस आर्टिकल में कि
जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, बल्कि कल आपने कुछ एक जगह पर सुना होगा कि उन्होंने राजीव गांधी के भी कुछ एक्शन रहे थे, जैसे मंदिर का ताला खुलवाने में और इन सब चीज़ों में उनका भी एक्शन रहा था। बट आर्टिकल का कहना है कि उनकी टीम ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था जो प्रपोजल लेकर के आई थी कि राम जन्मभूमि टेम्पल बनना चाहिए, उनके कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। तो जाहिर तौर पर उस समय विश्व हिंदू परिषद के लिए, जिनके पास ना तो इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी थी ना ही इतना ज़्यादा कोई आगे ऐसा एम्बिशन था कि नहीं होप थी कि पूरे भारत में जो आज जितनी मेजॉरिटी है बीजेपी के पास उतना तब हो सकता है। तो एक तरीके से ये ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात है कि ये रिजेक्शन के बाद जो आज सफलता मिली है वो बीएचपी के लिए ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात है, ये इनका कहना है। तो वन साइडेड लिखे हैं ये आर्टिकल को, इसलिए अपने हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आज जब राम जन्मभूमि मूवमेंट इतना आगे गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद जब मंदिर बनने जा रहा है तो इसमें कहीं पर कोई ऐसा वायलेंट क्लैश नहीं है, कोई इसके ऑपोजिट में नहीं है। यहीं पर ये जिक्र करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, जिन्होंने की इस पूरे इवेंट पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राम इज इन एवरीवन एंड राम इज विद एवरीवन। तो एक तरीके से जो इस पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पर भी न्यूज़ उठ रहा है कि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या अपोजिशन में जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं अप्लाई कर रही है, मान रही है। तो ये भी एक डिबेट का अपना अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग अपनी सहमति रख रहे हैं, आर्टिकल का ये मानना है। इसकी मूवमेंट की शुरुआत 1986 में जब ये देखा गया दैट ऑल आर अवेयर ऑफ द वायलेंस दैट टुक प्लेस द नेम ऑफ द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एंड द कंस्ट्रक्ट ऑफ राम जन्मभूमि टेम्पल। तो 1986 का समय था, जबकि ये वो दौर था जब काफ़ी ज़्यादा क्लैश हुए थे और उस समय के बाद से काफ़ी टफ सिचुएशन पैदा हो गई थी पूरे देश में। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे, अब देखा जाए तो सिस्टम में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स नहीं रहे और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही है। और इसी का एक उदाहरण है कि आज इतना बड़ा स्टेप लिया गया और इतनी शांति से सब कुछ सही ढंग से मेंटेन हो पाया बिकॉज ऑफ कि कोई भी ऐसा एक्सट्रीमिस्ट लीडर या कोई भी ऐसा एक्सट्रीमिस्ट बयानबाजी आज नहीं हो रही है देश में। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल commenced August 5 एग्जैक्टली 1 year ago। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाता है। तो आर्टिकल का मानना है कि ये आरएसएस के 2 इम्पॉर्टेंट गोल थे जिसको कि उन्होंने पूरा किया है मेजॉरिटी में आने के बाद बीजेपी के। और ये इनका कहना है राइटर का कि इसके लिए बहुत सारे बलिदान दिए इन्होंने, जैसे कि जब कश्मीर की बात होती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्होंने जनसंघ को बनाया था, फाउंडर थे, उन्होंने अपने लाइफ का बलिदान दिया क्योंकि 1952 के कानपुर सेशन में जब इस बात को जनसंघ के कानपुर सेशन में जब इस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करना है जम्मू कश्मीर, उसको पास किया गया था तो उसके बाद ही डेथ हो गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बलिदान दिया है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस जगह तक पहुंचने के लिए और आज पूरा भारत जो है वो एक हो चुका है। ज़ीरो वायलेंस, कहीं कोई वायलेंस नहीं है कंट्री में और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी काबिलियत है, हाईली स्किल्ड पॉलिटिशियन की तरह आप उनको मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बातों को एक बहुत ही सही ढंग से लोगों के मन में रखने की कोशिश की। और आज एक ऐसा दौर है जब उनके ओपोनेंट लीडर्स भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो खैर यही बात अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी बोली जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमने देख लिया। और अब हम लोग कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। WPI पर सवाल पूछा गया था, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। तो बताइए सही है या गलत। पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो दोनों सही था, इसमें आंसर इसका सी होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, लेबनान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 1 and 2 ओनली, सीरिया और इजराइल। कल मैंने आपको इसका लोकेशन भी बताया था, तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 2 ओनली। और अगला सवाल था CPI पर। CPI के बारे में पहला स्टेटमेंट था कि जो CPI रूरल, अर्बन और कंबाइंड को कंपाइल किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। तो ये सही था और 2012 में बेस ईयर इसका है CPI का, ये भी सही है, जिसका भी आंसर सी होगा। आज के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और अब पढ़ाई और ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज एग्ज़ाम बहुत करीब है।
जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को, वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, पढ़ने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप स्टारिंग।